नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी सन 2000 को किया जाता है। कब किया जाता है? तो 3 जनवरी सन 2000 को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था। तो बिहार से झारखंड को 15 नवंबर सन 2000 को किया जाता है। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर सन 2000 को अलग किया जाता है। बिहार और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को एक दूसरे से अलग होते हैं। और इसके साथ साथ ही 3 जनवरी सन 2000 को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो नवादा, अरवल और जहानाबाद जो है वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नवादा, अरवल और जहानाबाद जो है वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2 जिले और हैं जो मगध प्रमंडल में आते हैं। एक है औरंगाबाद और दूसरा है गया। यानी मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले आते हैं। पहला है नवादा, दूसरा अरवल, तीसरा जहानाबाद, चौथा औरंगाबाद और 5वां गया। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो गया है वो बिहार का सबसे गर्म जिला भी है। गया जो है वो बिहार का सबसे गर्म जिला है। ग से गया और ग से गर्म। तो बिहार का सबसे गर्म जिला अगर आपसे पूछा जाए तो वो गया होगा। और इसका अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया है। यानी गया का मैक्सिमम टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। और बिहार का जो सबसे गर्म जिला है वो गया है। याद रखने के लिए ट्रिक क्या होगा? तो ग से गया और ग से गर्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है उस राज्य का महाधिवक्ता होता है। किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है वो उस राज्य का महाधिवक्ता होता है। उस राज्य के महाधिवक्ता को उस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल हैं, पहले जाकिर हुसैन और दूसरे रामनाथ कोविंद। ये दोनों पहले बिहार में राज्यपाल थे और उसके बाद देश के राष्ट्रपति बनते हैं। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो कि पहले बिहार के राज्यपाल रहे और बाद में देश के राष्ट्रपति बने। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि बिहार के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। तो बिहार के ऐसे राज्यपाल जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं वो हैं जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जी। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जी। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। उपयुक्त में से 1 से अधिक, वैसे दोनों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो विधानसभा का सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। एक विधानसभा का सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष की निर्धारित की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। तो राज्यपाल को वित्तीय, विधायी और न्याय संबंधी तीनों शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो किसी राज्य के राज्यपाल को वित्तीय, विधायी और न्याय संबंधी तीनों शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्यपाल के पास तीनों तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री का नाम था अब्दुल गफूर। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री का नाम था अब्दुल गफूर। कौन थे बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री? तो अब्दुल गफूर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम पर संचालित किया जाता है। तो किसी भी राज्य का जो प्रशासन है वो राज्यपाल के नाम पे चलता है और देश का जो संपूर्ण प्रशासन है वो राष्ट्रपति के नाम पे चलता है। किसी भी राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलता है। लेकिन अगर यही पूछा जाता कि देश का प्रशासन किसके नाम पर चलता है तो देश का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। तो यहाँ राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि राज्य का प्रशासन किसके नाम पर चलता है, तो हमारा आंसर होगा राज्यपाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है।
तो देखिए जो राज्य का बजट है वो आता है संविधान के अनुच्छेद 202 में, ठीक है, और जो केंद्र का बजट है वो आता है संविधान के अनुच्छेद 112 में। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग है, तो आपका सीधा आंसर होगा नहीं, भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। बजट के लिए भारतीय संविधान में एक शब्द आता है, उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट के लिए जो शब्द संविधान में प्रयुक्त है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके लिए बजट जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो दो तरह के होते हैं, एक केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण जिसके लिए संविधान का अनुच्छेद 112 है, और एक राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट, उसके लिए संविधान में अनुच्छेद 202 है। तो राज्य की बजट की बात की जाए यानी राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाए तो आप अनुच्छेद 202 को टिक करेंगे। केंद्र के बजट की बात की जाए, बजट शब्द नहीं है, यानी केंद्र के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाए तो आप अनुच्छेद 112 को टिक करेंगे। तो यहां पूछा जा रहा है कि राज्य का, आप सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि आपसे पूछा किस बारे में जा रहा है, तो यहां पूछा गया राज्य का। तो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में प्रस्तुत किया गया था। 73वें संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में प्रस्तुत किया गया था। 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है, अतः 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 यानी 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन संपूर्ण देश में लागू हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को। पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को या 24 अप्रैल 1993 को। हमारा आंसर होगा बी 24 अप्रैल 1993। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ध्यान रखेंगे कितना है? 2.86%। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो बिहार का एकमात्र जिला पश्चिमी चंपारण है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। तो पश्चिमी चंपारण जो है वो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण जो है वो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। तो हमारा आंसर होगा ए पश्चिमी चंपारण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्म जो जिला है बिहार का वो गया है। ग से गर्म, ग से गया, ग से गर्म, ग से गया यानी गया। और अगर आपसे पूछे कि इसका अधिकतम तापमान कितना नोट किया गया है तो 40.5 डिग्री सेल्सियस, 40.5 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चला जाता है। तो बिहार का सबसे गर्म जिला जो है वो गया है। और याद रखने के लिए ट्रिक, ग से गर्म, ग से गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है रेत और कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो बिहार के कैमूर में रेत और कंकड़ से युक्त बलथर मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बिहार के कैमूर में जो है, कैमूर जो है यहाँ रेत और कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछी जाए कि पर्वतीय मिट्टी की सर्वाधिक अधिकता कहाँ है तो चंपारण में। और रेत और कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो बिहार के कैमूर में। बिहार के कैमूर में बलथर मिट्टी की अधिकता है। बलथर मिट्टी जो है वो रेत और कंकड़ युक्त मिट्टी होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो कोसी नदी जो है वो गंगा में कुर्सेला में मिलती है। कोसी नदी कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा, क से कोसी, क से कुर्सेला, क से कोसी, क से कुर्सेला यानी कोसी नदी जो है वो कुर्सेला नामक स्थान पर बिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। कोसी नदी जो है वो बिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। तो हमारा आंसर होगा सी, कोसी नदी कुर्सेला में गंगा से मिलती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी बिहार की नदी सोन,
दक्षिणी बिहार की जो नदी है सोन, इसे हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी बिहार की नदी सोन को हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है। हिरण्यवाह सोन का ही उपनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात, यहां से दो चीजें ध्यान रखेंगे, तुतला जलप्रपात और तुतला भवानी का मंदिर, दोनों जो है वो सासाराम में है, बिहार के सासाराम में है। तो प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात और तुतला भवानी का मंदिर, दोनों में से अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए कि प्रसिद्ध तुतला भवानी का मंदिर कहाँ है, तो बिहार के सासाराम में। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है, तो बिहार के सासाराम में, बिहार के सासाराम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है। तो लीची उत्पादन में बिहार जो है वो देश में पहले नंबर पर आता है। लीची उत्पादन में जो बिहार है वो देश में पहले नंबर पर आता है। और बिहार की मुजफ्फरपुर लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग भी प्राप्त है। और बिहार का लीची उत्पादन में पूरे देश में पहला स्थान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीची उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। बिहार के किस स्थान की लीची को जीआई टैग प्राप्त है, तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1, जरा योजना का नाम देखेंगे, कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी। तो बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत 2008 में की जाती है। बिहार सरकार द्वारा योजना कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत सन 2008 में की जाती है, 2008 में की जाती है। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।